नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे प्रथम वर्ष में विश्व के इतिहास के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिनका समय काल रहा 1789 से 1815 रहा। और बच्चों, इससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस के थे, और फ्रांस में हमें जानकारी है और हमें ये याद होना चाहिए कि 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्रांति के पश्चात जो फ्रांस की व्यवस्थाएं थी वो अशांति, अराजकता, अव्यवस्था से परिपूर्ण हो गई थी। 10 वर्षों तक फ्रांस में अशांति का दौर चला, और इस दौरान फ्रांस की जनता चाहती थी कि एक ऐसा व्यक्ति फ्रांस के सिंहासन पर आरूढ़ हो, या एक ऐसे व्यक्ति की उन्हें तलाश थी जो अशांति को शांति में, अव्यवस्था को व्यवस्था में और अराजकता को सुकून में तब्दील कर सके। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट मिला। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अपना जो राजनीतिक जीवन था वो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में प्रारंभ किया था। अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर और अपनी राजनीतिक प्रतिभा के बल पर न केवल फ्रांस में वरन संपूर्ण यूरोप में एक परचम लहरा दिया, और पूरे यूरोप को ये कहने के लिए विवश कर दिया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के जुकाम हो जाता है। हमने इसमें सम्राट के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को देखा, काउंसलर के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों का उल्लेख किया, और आज हम उसके पतन के कारणों का उल्लेख कर रहे हैं कि इतना महान शासक सैनिक उपलब्धियों से परिपूर्ण, फिर उसका यकायक पतन क्यों हुआ। नेपोलियन का उदय बच्चों यूरोप में एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। एक साधारण से परिवार में जन्म लिया और साधारण सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, और फर्श से अर्श पर पहुंच गया, धूल से फूल बन गया, अर्थात वो फ्रांस का सम्राट बन गया। ये उसकी अद्वितीय प्रतिभा का ही परिचायक था। परंतु उस महान व्यक्ति का पतन भी अपना एक अलग ही इतिहास रखता है। ऐसे कौन से कारण थे जिन परिस्थितियों में उसका पतन हुआ? तो बच्चों, हम देखेंगे कि कौन कौन से कारणों से उसका पतन हुआ। तो इसमें पतन के कारणों में उसका महत्वाकांक्षी होना, उसका साम्राज्य शक्ति पर अवलंबित होना, चारित्रिक दुर्बलताओं की का अंबार होना, अत्यधिक कल्पनाशील होना, समय को व्यर्थ गंवाना, पोप के साथ उसका दुर्व्यवहार, महाद्वीपीय व्यवस्था और समुद्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व, स्पेन के साथ संघर्ष। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेपोलियन का महत्वाकांक्षी होना। बच्चों, महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हम जानते हैं, सभी महत्वाकांक्षी होते हैं और होना भी चाहिए। पर नेपोलियन में ये गुण असाधारण रूप से विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध किए, और सब में उसने अपनी असाधारण प्रतिभा, सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। परंतु उनसे प्राप्त विजयों का सारा श्रेय वो स्वयं लेता था। यद्यपि हम जानते हैं कि कोई भी सैनिक अभियान जो किया जाता है उसमें सेनापति का रोल अहम होता है, लेकिन सेना का भी अपना अपना रोल होता है, अपनी अपनी जो है कार्य करने की क्षमता होती है, और सेना की क्षमता के आधार पर ही सेनापति युद्ध को फतेह करता है। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी युद्ध लड़े उनमें जो भी विजय उसे प्राप्त हुई उसका पूरा श्रेय वो स्वयं लेता था। और
जब युद्ध समाप्ति पर जब वो सैनिकों और सैनिक नायकों को संबोधित करता था तो विजय का श्रेय स्वयं लेने का प्रयास करता था। इससे जो उसके निकट के साथी थे वो भी उससे रुष्ट रहते थे। विजय की अभिलाषा उसमें इतनी अधिक थी कि उसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती थी। परिणाम स्वरूप वो निरंतर युद्ध करता रहा। साथ में उसने देखने का प्रयास नहीं किया कि मैं जितने देश विजित कर रहा हूँ उतने ही मैं अपने लिए शत्रु तैयार कर रहा हूँ। फिर बच्चों हम देखेंगे साम्राज्य का शक्ति पर अवलंबित होना। नेपोलियन ने यूरोप में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ऑस्ट्रिया को जीत लिया, इंग्लैंड से युद्ध कर लिया, प्रशा को परास्त कर दिया, स्पेन से संघर्ष कर लिया, मास्को अभियान कर लिया, छोटे मोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया और जितना भी विशाल साम्राज्य कायम किया वो सारा शक्ति पर आधारित था। और जो वस्तु या जो राज्य शक्ति से प्राप्त किया जाता है वो शक्ति से ही कायम रखा जा सकता है। और जब तक नेपोलियन में ताकत रही साम्राज्य बढ़ता रहा और कायम रहा, परंतु रूस के अभियान से उसकी शक्ति का ह्रास होने प्रारंभ हो गया और तभी से उसके साम्राज्य के प्रबल प्रबल शत्रु उत्पन्न हो गए। उसकी सैनिक शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और विशाल साम्राज्य विनाश के गर्त की ओर जाने लगा। जब उसने वाटरलू से पेरिस भागकर अपने राष्ट्रतंत्र का कायम करने का प्रयास किया तो उसी के लोगों ने उसका विरोध किया। उनकी यह हिम्मत तभी तो हुई जब उन्होंने देख लिया कि अब ये शहर शक्तिहीन हो गया है। अब वो उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि शक्ति के साथ साथ नेपोलियन प्रजा में प्रेम और आस्था भी उत्पन्न करता तो संभव है उसका निर्मित साम्राज्य ज्यादा समय तक टिक सकता था। नेपोलियन की चारित्रिक दुर्बलता है। नेपोलियन की के चरित्र में कुछ दुर्बलताएं थी। यद्यपि वो एक असाधारण सैनिक था, लेकिन कुछ दुर्बलताएं, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था, लेकिन उसमें क्रोध बहुत जल्दी आता था और जल्दी ही आवेश में आ जाता था। इस कारण उसका व्यवहार विजित देशों के प्रति अच्छा नहीं रहा और विजित देश उसके शत्रु हो गए। इसके अलावा क्रोधित के साथ साथ वो जिद्दी भी था और वो समझता था कि मैं जो सोचता हूँ ठीक है, मेरे निर्णय सदैव ठीक रहते हैं। अपने संबंधियों के प्रति भी उसका अति मोह था जो उसके पतन का कारण बना। उसने अपने सब भाइयों को राजा बनाया और इससे वो बदनाम हो गया। यदि वो जोसेफ को वो स्पेन का राजा नहीं बनाता तो प्रायद्वीप युद्ध नहीं होते और उसका पतन भी नहीं होता। इसके अलावा वो विलासी भी था। उसमें ये अवगुण उसके दूसरे विवाह के उपरांत और अधिक प्रबल हो गया था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करके उसने प्रशासनिक कार्यों के प्रति दिन प्रतिदिन उदासीन रहने लगा। जो नेपोलियन दिन रात काम करता था, मंत्रियों से 8-10 घंटे मंत्रणा करता था, वो कुछ कुछ ही घंटे काम करता, फिर कुछ घंटे भी काम नहीं करता था। इससे प्रशासन और उसके सहयोगियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उसका कल्पनाशील होना। नेपोलियन एक सैनिक था, न कि एक दार्शनिक। सैनिक कभी कल्पना की उड़ान नहीं उड़ता। वो जो भी सोचता है वो यथार्थ धरातल पर सोचता है। लेकिन नेपोलियन ने रूस अभियान में कल्पना का सहारा लिया। कैसे? कि जब उसे रूस के सम्राट को, रूस को पराजित करना था, उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाना था, तो वो बिना सोचे रूस में आगे बढ़ता गया और सोचता गया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा रूस की सेना मुझसे लड़ने आएगी।
इसके विपरीत क्या हुआ, रूस में सेनाएं पीछे हटती गई, यहाँ तक कि जार ने नेपोलियन को मास्को तक मार्ग खुला छोड़ दिया और वहां भी वो कल्पना ही करता रहा। 4 दिन तक मास्को अग्नि में जलता रहा, तब भी रूस से लौटने का इरादा नहीं किया। सर्दियां बढ़ गई, इससे उसके लाखों सैनिक सर्दी और मार्ग की अन्य कठिनाइयों के कारण मारे गए। स्पेन में भी उसने कल्पना का सहारा लिया। जब वो स्वयं वहाँ शांति स्थापित कर वहाँ के लोगों को भयभीत करके वापस लौट आया, तो उसने कल्पना की थी कि अब स्पेन उसके अधिकार में हो जाएगा। लेकिन स्पेन का संघर्ष उसके जीवन का नासूर सिद्ध हुआ। वो स्वयं कहता है कि स्पेन का संघर्ष मेरे जीवन का नासूर था। इसी तरह उसने एल्बा से भागकर पेरिस आ गया और वो इसी कल्पना में आया था कि जो है राष्ट्रों में अब वाद विवाद आरंभ हो गया है और उनसे युद्ध चलता रहेगा और फिर मैं फ्रांस का सम्राट बन जाऊंगा। लेकिन उसने ये सोचने का प्रयास नहीं किया कि जब मित्र राष्ट्रों ने मुझे परास्त करने के लिए चार चार बार संघ बनाए हैं और गत 15 वर्षों में यूरोप की शांति में बाधक बना हुआ हूँ, तो मुझे किस प्रकार सम्राट बनने देंगे। तो कल्पना अत्यधिक करता था और कल्पना में यथार्थ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। फिर हम देखेंगे समय को व्यर्थ गंवाना। नेपोलियन के दैनिक जीवन से ज्ञात होता है कि वो समय का बड़ा पाबंद था। समय कभी व्यर्थ नहीं गवाता था। भोजन भी वो कुछ मिनट में ही कर लेता था और अपने साथियों को टेबल पर छोड़कर अन्य काम के लिए निकल जाता था। लेकिन उसने अपने 2 सैनिक अभियानों में समय बहुत अधिक नष्ट किया। एक तो रूस अभियान में उसने जो है समय को व्यर्थ गवाया और शत्रु सेना को मौका दिया प्रबल होने का। रूस अभियान में वो आगे बढ़ता गया और रूस के सैनिक पीछे बढ़ते गए। रूस के लिए, मास्को के लिए कहा जाता है कि वहाँ बड़ी सेनाएं भूखे मर जाती है और छोटी सेनाएं परास्त हो जाती है। तो नेपोलियन इस कल्पना से आगे बढ़ता गया कि भाई जो रूस के सैनिक आएंगे और उससे युद्ध लड़ेंगे। लेकिन रूस ने इस युद्ध को दूर रखने की कोशिश करी और जब वापस बहुत टाइम हो गया वहाँ रुकते हुए, हफ्ते हो गए, तो सर्दी का प्रकोप बढ़ गया और सैनिक बेमौत सर्दी से मारे जाने लगे। इसी तरह वाटरलू के युद्ध में उसने 4 घंटे व्यर्थ गवाए, जो सब दुनिया यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध था। 18 जून 1815 को हुआ था और यदि वो 11 बजे युद्ध प्रारंभ न करके सवेरे 7 बजे युद्ध प्रारंभ कर देता तो जीतने की बहुत कुछ संभावनाएं थी, क्योंकि जो प्रशा का सेनापति था वो सेना लेके 4 बजे पहुंचा था और जो इंग्लैंड का सेनापति था वेलिंगटन, वो केवल सुरक्षात्मक दृष्टि से लड़ रहा था। अब बच्चों अगला देखेंगे पोप के साथ उसका व्यवहार। उसने अपने काउंसलर काल में भी धार्मिक नीति अपनाई, देश में शांति व्यवस्था की, अधिकांश लोग संतुष्ट भी थे। पोप के साथ उसके संबंध तो पोप के साथ बच्चों उसने राज्याभिषेक के दौरान अच्छा व्यवहार नहीं किया। यूरोप में परंपरा थी कि जब भी कोई सम्राट सिंहासन पर बैठता था तो पोप उस अवसर पर उसके सिर पर ताज रखने के लिए आते थे। लेकिन नेपोलियन ने जैसे ही पोप ने उसके सिर पर ताज रखने की कोशिश करी, नेपोलियन ने उसका हाथ रोक दिया और कहा कि ये ताज मैंने अपनी तलवार के बल पे हासिल किया है, इसलिए इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए मैंने ये धरती पर पड़ा हुआ मिला था, तलवार के बल पे उठाया और सिर पे धारण किया है। इसके अलावा उसने
पोप के राज्यों को भी नहीं छोड़ा, रोम को भी उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया और जो महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई, उस महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भी पोप उससे नाराज हो गए। यहाँ तक कि उसने पोप को गिरफ्तार करके पूरे कैथोलिक लोगों को अपना विरोधी बना लिया। जबकि यूरोप में पोप की स्थिति एक भगवान के तुल्य होती थी, कैथोलिक लोग उसे भगवान मानते थे, इसलिए जब सम्राट ने पोप के साथ दुर्व्यवहार किया तो सारे यूरोप, फ्रांस के कैथोलिक उसके विरुद्ध हो गए। फिर बच्चों हम देखेंगे उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड के साथ उसने, क्योंकि इंग्लैंड को परास्त करना उसके लिए संभव नहीं था, उसका नौसैनिक शक्ति उसकी इंग्लैंड की प्रबल थी, इसलिए इंग्लैंड के साथ प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय व्यवस्था अपनाई, अर्थात कोई भी यूरोप का देश उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगा। आर्थिक युद्ध यूरोप के इंग्लैंड के साथ लड़ने का प्रयास किया, लेकिन इंग्लैंड की नौसैनिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि नेपोलियन की यह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई। समुद्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व होना नेपोलियन के लिए हानिकारक था। समुद्र पर इंग्लैंड का प्रभुत्व होने के कारण नेपोलियन, और यदि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इंग्लिश चैनल नहीं होता तो नेपोलियन अन्य देशों की भांति इंग्लैंड पर भी आक्रमण कर सकता और अपनी विशाल सेना के सहारे उसे परास्त कर सकता था। इंग्लैंड की थल सेना फ्रांस की थल सेना से निर्बल थी, परंतु नौसेना फ्रांस से अधिक प्रबल थी। इस कारण फ्रांस इंग्लैंड को समुद्र पर कहीं भी परास्त नहीं कर सकता था और इंग्लैंड ही उसका कट्टर शत्रु था। ऑस्ट्रिया को नेपोलियन ने 4 बार परास्त किया, रूस को 2 बार, प्रशा को परास्त कर दिया था और उसे यूरोप में तीसरी श्रेणी का देश बना दिया था। परंतु इंग्लैंड से उसने विजय नहीं पाई, वो उसके विरुद्ध संघ बनाता रहा और अंत में इंग्लैंड ने ही नेपोलियन के भाग्य के सूर्य को सदा के लिए पश्चिम दिशा में विलुप्त कर दिया।